हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं गणित के कुछ सूत्र। ये कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। तो बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोहन कुमार। रिवॉल्यूशन इन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कहा जाता है कि जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं बेसिक से शुरुआत की जाती है। तो हम यहाँ पर बेसिक से ही जो है वो शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं 1 से 50 तक की संख्याओं का वर्ग। वर्ग में इंग्लिश में हम इसको स्क्वायर के नाम से जो है वो जानते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है जब किसी संख्या का आप स्क्वायर कर रहे हो तो उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करके जो होता है वो लिखा जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 1 का स्क्वायर जो है वो 1 लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है तो 4 चौका 16 यहाँ पे हो जाएगी। 5 का 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 होगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 होगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 होगा, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, 13 का स्क्वायर होगा 169, 14 का स्क्वायर होगा 196, 15 का स्क्वायर होगा 225, 16 का स्क्वायर होगा 256, 17 का स्क्वायर होगा 289, 18 का स्क्वायर होगा 324, 19 का स्क्वायर होगा 361, 20 का स्क्वायर होगा 400, 21 का स्क्वायर होगा 441, 22 का स्क्वायर होगा 484, 23 का स्क्वायर होगा 529, 24 का स्क्वायर होगा 576, 25 का स्क्वायर होगा 625, 26 का स्क्वायर होगा 776 और 27 का स्क्वायर होगा 721। मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कम से कम जो है यहाँ से लेकर के 27 तक, ऑलमोस्ट इससे आगे भी है तो वहाँ तक कम से कम याद कर लें। जैसे कि 28 का स्क्वायर होगा 784, 29 का स्क्वायर होगा 841, 30 का स्क्वायर होगा 900, 31 का स्क्वायर होगा 961, 32 का स्क्वायर होगा 1224, 1024, 33 का स्क्वायर होगा 1089, 34 का स्क्वायर होगा 1156, 35 का स्क्वायर होगा 1225, 36 का स्क्वायर होगा 1296। इसी प्रकार से 37 का स्क्वायर होगा 1369, 38 का 1444, 39 का 1521, 40 का 1600, 41 का 1681, 42 का 1764, 43 का 1849, 44 का 1936, 45 का स्क्वायर होगा 2025, 46 का स्क्वायर होगा 2116, 47 का स्क्वायर होगा 2209, 48 का स्क्वायर होगा 2304, 49 का स्क्वायर होगा 2401 और 50 का स्क्वायर होगा 2500। तो यहाँ हम 1 से लेकर के ऑलमोस्ट 50 तक जो है वो स्क्वायर जो है वो हमने यहाँ पर लिख के बताया है। अगर आप क्लास 1 to 10 में हैं तो 25 तक जो है आप इसका स्क्वायर याद कर लें, 1 से 25 तक। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो हैं 50 तक जो है वो कम से कम याद कर ही लें। वैसे इसमें 50 तक ही दिया हुआ है। इसे आप ये ना समझें कि यहाँ पे स्क्वायर बताया जा रहा है। मैं जो भी बता रहा हूँ ये बेसिक से शुरुआत मैंने किया है। उससे पहले तो हमने यहाँ पे 2 से लेकर 20 तक टेबल लिखने वाला था, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं गणित के ही पार्ट्स में आते हैं। और वो अगर आपको 2 से 20 तक अगर आपका टेबल याद नहीं है तो फिर आप गणित जो है वो बनाते ही रह गए। तो आप मल्टीप्लाई करते जाओगे और आपके कंपेयर में जो भी स्टूडेंट होगा वो कहीं ना कहीं आपसे आगे निकल जाएगा। तो मैं 2 से 20 तक ये सोचा कि आप सबको आता ही होगा, इसलिए मैंने वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वरना हम इसी से शुरुआत करने वाले थे। तो यहाँ पे हम स्क्वायर से शुरुआत किए हैं। तो स्क्वायर जो है आप यहाँ पे किसी नोटबुक में लिख लें। मैं बोलना भूल गया कि आप नोटबुक और पेन ज़रूर अपने पास रख लें और फिर जो भी इम्पोर्टेंट बताई जा रही है वो आप लिखें। अगर वीडियो आपके लिखावट से ज़्यादा फास्ट है तो आप वीडियो को पॉज कर लें, तत्पश्चात आप उससे जो है अपने नोटबुक पे लिख लें और फिर बाद में इसे याद करें। अभी हमने स्क्वायर की बात किया है, अब हम यहाँ से बात करेंगे घन। घन का मतलब होता है क्यूब, जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 1 के पावर क्यूब है मतलब 3 है तो इसका आंसर 1 ही होगा। जैसे कि 2 के पावर क्यूब है तो इसका आंसर 8 होगा। कैसे होगा? हमने वहाँ पे स्क्वायर किया था तो 2 बार लिखा था, यहाँ पे क्यूब करेंगे तो इसको 3 बार लिखेंगे, 2 × 2 × 2 तो 2 2 जा 4, 4 2 जा
है वो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्यूब है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक ही लिखा है, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑलमोस्ट को किसी भी एग्ज़ाम पूछा जाता होगा, वरना सभी एग्ज़ाम जो है वो ऑलमोस्ट इसमें कवर हो जाती है। जैसे कि 3 का स्क्वायर होगा 3 का क्यूब होगा 27, 4 का क्यूब होगा 64, 5 का क्यूब होगा 125, 6 का क्यूब होगा 216, 7 का क्यूब होगा 343, 8 के क्यूब का होगा 512, 9 क्यूब होगा 729, 10 का क्यूब होगा 1000, 11 का क्यूब होगा 1331, 12 का क्यूब होगा 1728, 13 का क्यूब होगा 2197, 14 का क्यूब होगा 2744, 15 का क्यूब होगा 3375, 16 का क्यूब होगा 4096, 17 का क्यूब होगा 4913, 18 का क्यूब होगा 5832, वैसे ही 19 का क्यूब होगा 6859 एंड 20 का जो क्यूब होगा वो होगा 8000। आई होप कि हमने अभी यहाँ तक बात कर लिया है स्क्वायर की, फिर हमने बात किया क्यूब की, और मैंने टेबल की भी चर्चा किया है। तो आई होप कि आपको टेबल जो है वो आता ही होगा। अब हम यहाँ पे कुछ के जो है संख्याओं के घात जो पावर होते हैं उसे भी हमने मेंशन किया है। आई होप कि आप लिखते जाते होंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 का जो घात है या पावर जो है वो 2 दिया हुआ है, तो इसका आंसर 4 होगा। उसी प्रकार से 2 के घात में अगर यहाँ पे पावर में 3 दिया होगा तो 8 होगा, जैसे कि हमने पीछे बताया है उसी के अनुसार है, बट इसका नाम चेंज हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हमने वहाँ पे स्क्वायर और क्यूब बताया था, यहाँ पे हम पावर बता रहे हैं। इसमें स्क्वायर, क्यूब, 4, 5, 6, 7 सभी जो है वो मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि 2 के पावर 5 है तो 32 होगा, 2 के पावर 6 है तो 84 होगा, 2 के पावर 7 है तो 128 होगा। उसी प्रकार से 3 के पावर 2 है तो 9 होगा, 3 के पावर 3 है तो 27 होगा, 3 के पावर 4 है तो 81 होगा। कैसे होगा हमने अभी आपसे बताया भी था कि 3 के पावर 4 है, इसका मतलब 3 को जो है वो हम 4 टाइम्स लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा, 9 3 जा कितना होगा 27, 27 3 जा कितना हो जाएगा 81। अब यहाँ पे 3 के पावर 5 है तो 243 होगा, 3 के पावर 6 है तो 729 होगा, 3 के पावर 7 है तो 2187 हो जाएगा। सिमिलर 4 के पावर 2 है तो 16, 4 के पावर 3 है तो 64, 4 के पावर 4 है तो 256, 4 की पावर 5 है तो 1024, 4 की पावर 6 है तो 4096, 4 की पावर 7 है तो 16384 होगा। उसी प्रकार से 5 की पावर 2 है तो 25, 5 की पावर 3 है तो 125, 5 की पावर 4 है तो 625, वहीं पर 5 की पावर अगर 5 है तो 3125 हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ यही नहीं करवा रहा, इम्पॉर्टेंट जो फार्मूले हैं मैथ के वो सभी जो है इस वीडियो में इसी स्लाइड में आपको दिख जाएगी। उसी प्रकार से 6 के पावर 2 है तो 36, 6 के पावर 3 है तो 216, 6 के पावर 4 है तो 1296, 6 के पावर 5 है तो 7776, 6 के पावर 6 है तो 46,656 जो है वो इसका आंसर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, आप इसे अपने नोटबुक में लिख लें। अगर चाहें तो आप इसे याद भी कर सकते हैं, और मैं तो कहूँगा अगर ज़्यादा याद नहीं हो रही तो कम से कम इतना छोटी वाली तो याद हो ही जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10 के पावर भी दिया हुआ है तो 100 हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगी। 10 के पावर 3 दी हुई है तो 1000, 10 के पावर 4 है तो 10,000, 10 के पावर 5 है तो 1 लाख जो है वो हो जाएगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 1 से लेकर के 15 तक का वर्गमूल, जिसे हम इंग्लिश में स्क्वायर रूट के नाम से जो है वो जानते हैं। आपको जो है क्लास 8 में जो है ये बताया गया होगा। वैसे अगर आप किसी कोचिंग वगैरह में आप तो पढ़े ही होंगे, तो कहीं ना कहीं ये 5, 6 में भी अगर आप स्टूडेंट के नाते अगर आप इंटेलिजेंट होंगे
तो 5-6 क्लास में भी जो है वो आपको स्क्वायर रूट बता दिया गया होगा। उसी प्रकार से रूट 1 का जो स्क्वायर रूट होगा या फिर वर्गमूल होगा वो 1 होगा। रूट 2 का जो है 1.41421, और ये डॉट डॉट का मतलब है कि यहाँ तक आने के पश्चात भी ये कटता नहीं है, ये बढ़ता ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल जो है वो आ गई है। रूट 3 का अगर आप स्क्वायर रूट चाहेंगे तो 1.73205 डॉट डॉट करके चला जाता है। रूट 4 का 2 से जो है 2 2 या 4 ये कट जाती है, बट ये रूट 3 का जो है नहीं कटता, इसलिए हम लोग जो है सिर्फ रूट 3 का वैल्यू जो है 1.73 ही लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि डेसिमल के बाद हम लोग सिर्फ 2 डिजिट का जो है वही काउंट करते हैं, अदरवाइज बाकी जो है हम छोड़ देते हैं। उसके बाद रूट 5 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 2.23606 डॉट डॉट डॉट। उसके पश्चात रूट 6 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 2.449। रूट 7 का होगा 2.646। रूट 8 का होगा 2.828। रूट 9 का होगा 3। रूट 10 का होगा 3.162। रूट 11 का होगा 3.317। रूट 12 का होगा 3.464। रूट 13 का होगा 3.606। रूट 14 का होगा 3.714। रूट 15 का होगा 3.873। अगर आपको स्क्वायर रूट या फिर कहें वर्गमूल निकाले नहीं आता होगा तो हमने इसी चैनल पे कुछ वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। या तो वीडियो की लिस्ट में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप दोनों में से कहीं पर जा कर के उसे ढूंढ सकते हैं, फिर स्क्वायर रूट जो है वो आप देख सकते हैं। या इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाला है जिसमें भी ये सब बताया हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल। इन शॉर्ट्स में हमने अभी बात किया ही था, तो मैंने कुछ ऐसी डिजिट वहाँ पे बात की जिसके डेसिमल में आती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ऐसे डिजिट में बात करूँ जिसका स्क्वायर रूट जो है वो पूरा हो जाता है। जैसे रूट 1 का रूट 1, माफ़ कीजिएगा, रूट 1 का 1, रूट 4 का 2, रूट 9 का 3, रूट 16 का 4, रूट 25 का 5, रूट 36 का 6, रूट 49 का 7, रूट 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10, 121 रूट का हो जाएगा 11, रूट 144 का हो जाएगा 12, रूट 169 का हो जाएगा 13, 196 जो रूट में है उसका हो जाएगा आपका 14। ठीक है। रूट 225 15, रूट 256 16, रूट 289 17, रूट 324 18, रूट 361 19, रूट 420, रूट 441 21, रूट 484 22, रूट 529 23 जो है वो इसका हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ जो है रूट दिए हुए हैं, हमने यहाँ पे लगभग 50 तक जो है उसका रूट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप लोग जो हैं इसको याद कर लीजिएगा, या अगर आपको याद नहीं हो रही है तो कम से कम आप लिख लें वीडियो को पॉज करके। तत्पश्चात कभी कभी अगर आप देखेंगे तो भी कुछ ना कुछ इसमें से याद हो ही जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्यूब रूट के बारे में। जैसे कि 3 रूट 1 होगा क्यूब में तो 1 होगा, 3 क्यूब रूट 8 होगा तो इसका 2 होगा। उसी प्रकार से यहाँ भी जो है वो मेंशन की हुई है, तो ऐसे 3 का है 4 5 6, ये सब जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वर्गमूल, जो स्क्वायर रूट हमने बताया है उसमें। अब यहाँ पे हम कुछ दशमलव में बात कर रहे हैं। अगर रूट एंड .1 अगर होगा तो इसका क्या होगा आंसर 0.32। अगर रूट अंडर 0.2 होगा तो 0.45 जो है उसका हो जाएगा। तो इसे भी आप लिख लें आपके एग्ज़ाम के लिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। अब हम यहाँ पे परसेंटेज या फिर प्रतिशत के बारे में बात कर लेते हैं। अगर 100% की अगर बात करें तो हम 1 मान के चलते हैं तो 1 होगा। अगर 90% की बात करें तो 9/10 होगा। अगर 80% की बात करें तो 4/5 होगा। 70% की बात करें तो 7/10 होगा। 60% की बात करें तो 3/5 होगा। 50% की बात करें तो हाफ 1/2 होगा। 40% की अगर बात करें 2.2/5 होगा। 30% की बात करें तो 3/10 होगा। 20% की बात करें तो 1/5 होगा। अब ये क्यों होता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे
देखिए 80% है तो हम यहाँ पे 8/10 भी लिख सकते हैं। जब 8/10 लिखेंगे तो ये कट जाएगी ना, 4 2 जा 8 होगा, 5 2 जा 10 होगा, इसीलिए यहाँ पे 4/5 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, 20 है, तो 20 का मतलब क्या हो जाएगा, 20 जो है वो 100 हो जाएगी, है ना। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 2/5 तो 1/5 बचेगा, तो ये आपका 1/5 यहाँ पर लिखा होगा। उसी प्रकार से 10% का 1/2 होगा, 75% का 3/4 होगा। ये 3/4 कैसे आती है मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। 25% का 1/4 होगा, 5% का 1 जो है वो 20 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बीजगणित, जिसको हम अलजेब्रा बोलते हैं। अलजेब्रा का सारा जो जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन है। आप इसे जो है सो इत्मीनान से देखें और फिर इसे याद करें और अपने नोटबुक में लिख लें। a+b का होल स्क्वायर जो है वो a² + 2ab + b² होता है। कहीं कहीं पर a² + b² + 2ab भी लिखा होता है। फार्मूला दोनों सेम है। ये जो b का वैल्यू है यहाँ चलाता है, 2ab जो है वो यहाँ चलाता है, तो कोई घबराने की बात नहीं, हमने दोनों फार्मूला यहाँ पर बता दिया। अब a - b के होल स्क्वायर है तो a² - 2ab + b² होगा। a² + b² का फार्मूला होगा a + b का होल स्क्वायर - 2ab। a² - b² फार्मूला होगा a - b इंटू a + b, या फिर कह सकते हैं a + b इंटू a - b। अगला है a + b का होल क्यू, इसका आंसर हो जाएगा a³ + b³ + 3ab इंटू a + b जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं a - b के होल क्यू, a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। ये इंटू जो है इसलिए हम ब्रैकेट है, इसलिए हम इंटू का नाम जो है यहाँ पे उच्चारण कर रहे हैं। a³ + b³ का फार्मूला होगा a + b का होल क्यू - 3ab इंटू a + b। a³ - b³ का फार्मूला हो जाएगा, ये हमने प्लस की बात किया था, यहाँ पे माइनस की बात कर रहा हूँ, तो a - b का होल क्यू + 3ab इंटू a - b। a + b + c का होल क्यू की अगर हम बात करें तो a³ + b³ + c³ + 3ab bc और इंटू में c + a। माफ़ कीजिएगा, हमने यहाँ पर BC बोला है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। a + b + c का होल क्यू, a³ + b³ + c³ + 3 इंटू a + b इंटू b + c इंटू c + a जो है इसका एक्चुअल फार्मूला होगा। अब यहाँ पर a⁴ + b⁴ + a² इंटू b² अगर दिया रहेगा तो a² - ab + b², a² + ab + b² जो है इसका फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर के तहत हमने वो फार्मूला बात किया था। अब a + b के अंदर एक फार्मूला और होता है, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर + 4ab जो है ये भी इसका फार्मूला होता है। a - b का अगर हम होल स्क्वायर बोले तो a + b का होल स्क्वायर - 4ab जो ये भी होता है। हमने अभी यहाँ पे बात किया था, आप देखिए a + b का होल स्क्वायर यहाँ भी बात किया था, जिसमें हमने एक फार्मूला ये बताया, दूसरा फार्मूला हमने ये बताया और फिर तीसरा फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से a - b के पावर जो स्क्वायर है उसका भी 3 फार्मूला हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अगला फार्मूला की बात करें तो a² + b² का फार्मूला होता है a - b के पावर 2 + 2ab। a + b का होल क्यू होता है a³ + 3a² + 3ab² + b क्यू, माफ़ कीजिएगा a + b का होल क्यू की बात हो रहा है तो a³ + 3a² + 3ab² + b³ जो है इसका ये हो जाएगा। अब a - b के पावर होल क्यू की बात करें तो a³ - 3a² + 3ab² + b³ जो है वो इसका फार्मूला हो जाएगा। अगला फार्मूला है अलजेब्रा का a³ + b³, इसका हो जाएगा a + b इंटू a² - ab + b²। a³ - b³ का फार्मूला हो जाएगा a - b इंटू a² + ab + b²। a + b + c का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। यदि a + b + c = 0 हो तो हम यहाँ पर a³ + b³ + c³ 3abc का भी प्रयोग जो है वो करते हैं। यहाँ पे कुछ फार्मूला और मेंशन की गई है जो कि कंपटीशन के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है। a + b अगर गिवन है तो a³ + b³ बट्टे में a³ - ab + b²। a - b = a³ - b³ बट्टे में a² + ab + b²। वहीं पर a + b + c = a³ + b³ + c³ - 3abc बाई a² + b² + c² - ab - bc और -ca हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ जो है सो घातांकीय विधि के तौर हम देख लेते हैं। जैसे कि √a है तो हम इसे a के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं,
ठीक है। जैसे कि ए स्क्वायर है तो 1/a² भी लिख सकते हैं, घात 3a है तो रूट में तो a के पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। a⁴m इंटू a⁴n है तो a⁴m प्लस n जो है वो इसका हो जाता है। ये क्लास 8 में भी दिया हुआ है और इससे क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन में बराबर अक्सर जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला है a⁴m इन ब्रैकेट क्लोज, फिर पावर में n दे दिया हुआ है तो a⁴nm जो है वो इसका आंसर फार्मूला का जो है वो आंसर हो जाती है। इसी की तरह आप इसका क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 की पावर 2 दिया हुआ है और फिर यहाँ पर 3 दे दिया हुआ है, तो इसके तहत जहाँ पे a का वैल्यू है तो यहाँ पे a हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 × 3 8 4 टू दी पावर 6 जो है वो इसका हो जाएगा। उसके पश्चात मैंने a b के पावर n है तो a टू दी पावर n b टू दी पावर n, क्योंकि ये दोनों में आ जाएगा और फिर a टू दी पावर, अच्छा जो लिखा हुआ है वही यहाँ पर रिपीट है। यहाँ पे मल्टीप्लाई छूट गया था तो दोबारा लिख करके मल्टीप्लाई यहाँ पे जो है वो आपकी सहूलियत के हिसाब से लिख दिया गया है। उसी प्रकार से कुछ यहाँ पे फार्मूला गिवन है, आप इसे जो है सो अपने नोटबुक में लिख लें। और मैं आपसे एक चीज़ और भी कहूँगा कि अगर इसमें से कोई ऐसा फार्मूला है जो आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो का टाइमलाइन जो है सो लिख करके आप मुझे बताएं, मैं उसको समझाऊंगा और उस पर मैं क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आप लोग जो हैं आसानी से समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपको कभी ऐड दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये ऐड फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे a⁴m प्लस a⁴n है तो इक्वल टू a⁴m/a⁴n होगा। और अगर इस फॉर्म में आ जाती है तो इसको हम a⁴m-n भी जो है वह लिख सकते हैं। उसी प्रकार से a⁴m पावर n है तो a⁴m पावर n जो है इस तरीके से भी हो जाएगा। अगला है a⁴m प्लस a⁴n, ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलर आपको दिख रहा होगा। इसी प्रकार a/b के पावर n है तो a⁴n b⁴n भी हो जाएगा। जैसे कि 2/3 है, पावर में अगर 4 है तो 2 के पावर भी 4 होगा और 3 के पावर में भी जो है वो 4 हो जाएगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं लंबाई की अंग्रेज़ी माप, जैसे कि 12 इंच बराबर क्या होती है तो 12 इंच बराबर 1 फुट या फिर 1 फीट होता है। 5 गज जो है अगर इसकी बात करें तो 1 पोल या फिर रूड जिसको कहते हैं वो होता है। 40 पोल इज इक्वल टू 1 फरलाग होता है। 8 फरलाग इज इक्वल टू 1 मील होता है। 1760 गज इक्वल टू 1 मील होता है। 3 फीट इक्वल टू 1 गज होता है। 22 गज इक्वल टू 1 चैन होता है। 10 चैन इज इक्वल टू 1 फरलाग होता है। 80 चैन इज इक्वल टू 1 मील होता है और 3 मील इक्वल टू 1 लीग होता है। आगे हम बात कर लेते हैं लंबाई की माप की, तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर। 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर। 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। और ट्रिक की मैं बात करूं तो इसको याद करने के लिए होता है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, ये आपने बचपन में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने किसी बुज़ुर्ग टीचर से पढ़ा होगा जो कहीं ना कहीं बुज़ुर्ग हो चले हैं आपसे, आपके दादाजी के एज के रहे होंगे, और अगर उनसे आपने पढ़ा होगा तो ये ट्रिक उन्होंने ज़रूर बताया होगा क्योंकि उस समय की ये ट्रिक बहुत ही काम है। आज भले ये ट्रिक को लोग भूल गए हैं लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इस तरीके से उसको याद किया जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं समय की माप की। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है। 7 दिन बराबर 1 सप्ताह होता है। 365 दिन बराबर 1 वर्ष होता है। ये 365 वर्ष जो होता है ये नॉर्मल वर्ष जो है वो साधारण वर्ष जिसको बोलते हैं वो होता है। अगर हम लीप ईयर की बात करें तो उसमें 366 दिन होते हैं, 365 दिन नहीं। 12 वर्ष इक्वल टू 1 युग होता है और 100 वर्ष इज इक्वल टू 1 शताब्दी होता है, ये भी आप याद रखेंगे। 60 मिनट इक्वल टू 1 घंटा होता है। 15 दिन बराबर एक जो है सो पक्ष होता है। ठीक है, 52 सप्ताह इज इक्वल टू 1 वर्ष होता है। 10 वर्ष इज इक्वल टू 1 दशक होता है। 24 घंटा इज इक्वल टू 1 दिन होता है। 30 दिन बराबर 1 महीना होता है। 12 महीना बराबर 1 वर्ष जो है वो हो जाती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं संख्याएं के बारे में। तो लगातार अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे,
प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक जो जाती है संख्या उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अगर आपको प्राकृतिक संख्या जो है सो प्राकृतिक संख्या, फिर आपको जो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब जो होता है। हाँ हेलो, हम फ़ोन कर तब सामने। ठीक है, तो लगातार प्राकृतिक संख्याएं की बात हो तो n इंटू n+1/3 जो है इसका इस फॉर्मूले के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। मैं आपसे ये भी अभी कह रहा था कि अगर आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, फिर जो है सो आपको स्थानीय मान, वास्तविक मान, ऐसे सम संख्या, विषम संख्या, अपरिमेय संख्या, अगर ये सब के बारे में अगर आपको वीडियो देखना है तो इसी चैनल पे इस वीडियो से 3-4 वीडियो पहले आप देखें तो वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगी। इसमें सारे फॉर्मूले या फिर सारे स्टेटमेंट वाइज जो डेफिनेशन है वो मेंशन किया हुआ है, आप देख लीजिए। उसके पश्चात है लगातार सम संख्याओं का योग अगर पूछे तो n/2 इंटू n/2+1 जो है वो इसका फॉर्मूला होगा। सम संख्या किसे बोलते हैं? जो संख्या 2 से जो है वो पूर्णतः कट जाती हो। अगला आपसे बात हो रही है लगातार विषम संख्याओं का योग। n/2+1² जो है वो होती है लगातार विषम संख्याओं का योग। का मतलब हो जाता है वो संख्या जो 2 से पूरा न कटता हो, कुछ न कुछ शेषफल जो है वह बच जाती है। आगे हम बात कर लेते हैं, 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो योग निकालने की क्या विधि होती है? तो पदों की संख्या ब्रैकेट में पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाय 2 अगर आप कर दीजिएगा तो इससे जो है वो आपकी संख्या मिल जाएगी। 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो उसका योग कैसे निकालते हैं, तो ये आपसे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपसे पूछे तो n इंटू n+1 इंटू में 2n+1/6 जो है इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या हमने अभी आपसे बात किया है। पूर्ण संख्या अगर आपसे पूछे तो पूर्ण संख्या का वो संख्या होती है जिसमें 0 सम्मिलित कर देने पे, मतलब प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित कर देने पे वो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में होल नंबर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर आपसे पूछे, घन मतलब 2^3 की अगर बात किया जाए तो इसका ब्रैकेट में n इंटू n+1/2 उसके पावर में जो है वो 2 हो जाएगा, तो आप उससे निकाल सकते हैं। अब प्रथम से n तक की प्रथम से n तक की सम संख्याओं का अगर योग आपसे पूछे तो n इंटू n+1 जो है वो हो जाएगा। प्रथम से n तक के विषम संख्याओं का योग पूछे तो n² हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ जो है वो भागफल दिया हुआ है, तो भागफल इक्वल टू भाज्य डिवाइड बाय भाजक जो पूर्ण विभाजन में हो तो ये बात होती है। वहीं पे भाज्य अगर बात करें, क्यों ये पूर्ण विभाजन की बात कह रही है? क्योंकि कोई भी संख्या किसी संख्या का पूर्ण विभाज्य होती है तो आपको पता होगा कि शेषफल उसके पश्चात नहीं निकलती। जैसे कि मान लीजिए 2 का डिवाइड हम 2 से डिवाइड करेंगे 4 से, तो 2 2 जा 4, ये तो कट गई ना। यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, बचा 0 बचा। इसलिए इस तीनों फार्मूला में आप कहीं भी शेषफल का नाम नहीं देखेंगे। आप ये मत कहना कि ये फार्मूला गलत है, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे शेषफल भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम ये क्या बात कर रहे हैं? पूर्ण विभाजन में अगर पूरा कट जाए तो शेषफल की तो आता ही नहीं है, 0 आती है। तो जब शेषफल 0 आती है तो फिर इसको हम क्यों यहाँ पर लिखें? आप समझ रहे हैं ना हम क्या समझाना चाह रहे हैं? उसी प्रकार से अगर भाजक निकालना हो, पूर्ण डिवाइड हो गया हो तो भाज्य डिवाइड बाय भागफल हो जाएगी। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जो है वो ज़रूर लिखें। अब यहाँ पे बात आती है भागफल। जैसे आपकी अभी जैसे हमने यहाँ पे बात किया पूर्ण विभाजन में, ठीक है, पूर्ण विभाजन में तो आपने यहाँ पे लिखा। अब आप लोगों ने जो पढ़ा था भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो वो अपूर्ण विभाजन पे होता है, मतलब पूरा नहीं कटता, ये रिमाइंडर जो है वो बच जाती है। जैसे कि 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर जो बचा वो कितना बचा? 1 बचा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला ये आगे दिया हुआ है 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर, ये इस पे है। आपको यहाँ पे लिखा भी अपूर्ण विभाजन में जब पूरा नहीं कटता है तो यहाँ पे भाज्य बराबर देखिए भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। अगर आपको
भागफल निकालना है तो भाज्य माइनस शेषफल डिवाइड भाजक हो जाएगा, और भाजक इज इक्वल टू भाज्य माइनस शेषफल प्लस जो है माफ़ कीजिएगा डिवाइड जो है भागफल हो जाएगा। अब कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको भाजक भाज्य शेषफल और भागफल किसको बोलते हैं वो उनको पता नहीं होगा। तो सबसे पहले हम वो क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 से हम 3 में डिवाइड कर रहे हैं तो 2 1 जा 2 होगा, यहाँ पे बचा जिससे हम भाग दे रहे थे वो क्या हो जाती है, भाजक हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये जो 3 है जिसमें हम भाग लगा रहे हैं उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। जो यहाँ पे जो निकलती है जितने टर्म्स में आप लगाते हैं उसको हम लोग भागफल बोलते हैं, और नीचे जो बचती है उसे हम शेषफल जो है वो बात करते हैं, शेषफल कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाज्य किसको बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं, भागफल किसको बोलते हैं, और अंतिम में शेषफल किसको बोलते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। अगर भिन्न में बात किया जाए, भिन्न में अगर लॉसा आपको निकाला जाए, जैसे मान लीजिए 4/3, 3/2, 9/4 अगर आपसे दे दिया जाए क्वेश्चन और बोला जाए कि आप इसका जो है एलसीएम निकाल दीजिए, अगर 4 3 9 हो तो इसका एलसीएम आप सीधे ऐसे निकाल दोगे, लेकिन अगर ये भिन्न में दिया हो तो फिर आप कैसे निकालोगे, तो इस फॉर्मूला का यूज करके जो है आप निकालोगे। अगर आपसे एलसीएम पूछे तो अंश का एलसीएम, अंश किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है 4/8, तो ऊपर वाला जो होता है उसको हम लोग अंश बोलते हैं, ठीक है, और नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग हर बोलते हैं। आई होप कि ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। तो भिन्नों का लघुत्तम एलसीएम अगर आपसे पूछे तो अंशों का एलसीएम, मतलब ऊपर वाले जितने भी हैं उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, और नीचे वाले जो हैं उसका आप मौसा निकाल दीजिए, जिसको हम एचसीएफ के नाम से भी जानते हैं। अब यहीं पे अगर बोले भिन्नों का मौसा निकालिए तो अंशों का मौसा निकाल दीजिए, और हर वाला जो है उसको लघुत्तम निकाल दीजिए। मतलब आपसे जो पूछ रहा है, अगर एलसीएम एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल देंगे, नीचे वाले का एलसीएम। अगर आपसे एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे, नीचे वाले को एचसीएफ निकाल देंगे। समझ में आया। अब यहाँ पे लघुत्तम इंटू मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर होगा तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या के माध्यम से जो है इस तरह के फॉर्मूले से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे लघुत्तम अगर आपसे पूछे तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या डिवाइड जो है वो यहाँ पे मौसा जो है वो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मौसा छूट गया था। अब जैसे कि यहाँ पे मौसा है तो पहली संख्या माइनस गुने दूसरी संख्या प्लस में लौसा हो जाएगी, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, मौसा इक्वल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड लौसा हो जाएगी। अब पहली संख्या अगर आपसे पूछे तो लौसा इंटू मौसा डिवाइड बाय दूसरी संख्या, और अगर दूसरी संख्या पूछे तो लौसा इंटू मौसा डिवाइड बाय पहली संख्या जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एवरेज, औसत। अब मैं आपसे ये बात भी बता दूं कि अगर आप किसी भी कंपटीशन में जाते हो और मैथ पूछता है तो कहीं ना कहीं एवरेज का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे आप एसएससी सीजीएल के लिए जाओ, एसएससी सीएचएसएल के लिए जाओ, अगर आप एमटीएस के लिए भी जाओगे तो इनफेक्ट कभी कभी देखने को मिल जाता है। बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, इस सब में जो है यूपीएससी में मैं ये कह रहा हूँ कि सीसेट का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सीसेट का पेपर जो होता है उसमें भी एवरेज का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसमें से भी क्वेश्चन आती है, मुझे लगता है हर साल जो है सो देखने को मिली जाती है। यूपीपीएससी की बात करूं तो वहां भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप जेपीएससी की बात करें, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वहां भी मिल जाएगी। आरपीएससी की बात करूं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की, वहां भी मिल जाएगी। बीपीएससी की बात करूं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां भी देखने को मिल जाएगी। यूपीपीएससी की हमने बात कर ही दी है, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सब की हमने बात कर ही दिया। बैंक वगैरह में भी ये क्वेश्चन आपसे देखने को मिलता है। अब अगर आपसे औसत का फॉर्मूला पूछे तो औसत का मतलब होता है राशियों का योग बट्टा में राशियों की संख्या। अब ये कैसे, जैसे मान लो 4, 5, 6, 7, अगर आपसे पूछे कि इनका जो है औसत बताइए तो क्या होगा, राशियों का योग, ऊपर वाले जितने हैं इन सबको योग जो है ऊपर में लिखेगा, मतलब जोड़। तो 5 4 9, 9 6 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 6 5 11, 11 4 15, 15 और 8 23। अभी ये आप नीचे में क्या है कि राशियों की संख्या, मतलब कितने संख्या, 1 2 3 4, तो बट्टा में कितना हो जाएगा, 4। अगर आप इसको काट दोगे तो आपका ये जो है औसत निकल जाएगी, ठीक है। जैसे 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 दशमलव यहाँ पे 3 आएगी, तो 0 7 चौक 28, ठीक है। तो 5.7 और समथिंग और भी जो है इसका डेसिमल में माफ़ कीजिएगा, हाँ डेसिमल में जो है आपको कुछ आंसर निकलेगा।
अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं की औसत अगर आपसे पूछे तो n+1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत पूछे तो n डिवाइड बाई 2 होगा। लगातार n किसको बोलते हैं, जो लास्ट संख्या होती है। लगातार n तक की सम संख्याओं की औसत पूछे तो n+2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत पूछे तो n+1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। लगातार n सम संख्याओं का औसत पूछे तो n+1 हो जाएगा। लगातार n विषम संख्याओं की औसत पूछे तो ये आपका n हो जाएगा। अब अगला है आपका दो क्रमागत पदों या संख्याओं का अंतर समान हो तो औसत क्या होगी, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। दो समान दूरियों दो असमान चाल से तय की गई हो तो औसत क्या होगी, 2 इंटू पहली चाल इंटू दूसरी चाल बट्टा में पहली चाल प्लस दूसरी चाल। तीन समान दूरियों असमान चाल से तय की गई हो तो औसत चाल क्या होगी, 3 इंटू पहली चाल दूसरी चाल और तीसरी चाल बट्टा में पहली चाल इंटू दूसरी चाल प्लस दूसरी चाल इंटू तीसरी चाल प्लस तीसरी चाल इंटू पहली चाल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इस सब पे क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा हो या अगर आप चाह रहे हो कि क्वेश्चन हम बना के दिखाएं तो वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में टाइमलाइन के साथ मुझे बताइए। उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन एक फॉर्मूला पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो है वो कमेंट देना पड़ेगा आपको प्यारा सा। और मैं आपसे ये भी बता दूं कि अगर आपने ये सब किया और वीडियो को अच्छा से मतलब देखा और लाइक पसंद किया और कमेंट किया तो मैथ में हम अपने जैसे आपको बनाने का भरसक प्रयास करूंगा या मुझसे अपने से ज़्यादा भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आपको बताया सो बताया ही, साथ ही साथ आपने कहीं और से भी पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपके जो है बनाने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं दोगुनी रफ्तार आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास भी 1 रुपया है और मैंने एक दूसरे को अदला बदली कर लिया, मैं अपने 1 रुपया आपको दे दिया, आपके 1 रुपया मैंने ले लिया, तत्पश्चात भी हम दोनों के पास एक ही रुपया बचेगा। लेकिन अगर आपके पास भी एक ज्ञान है, मेरे पास भी एक ज्ञान है, अगर हम दोनों आपस में बदल लें तो आपके पास भी ये 1 बदल के हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। मतलब एक ज्ञान जो आपके पास थी वो अब मेरे पास भी है और मेरे पास जो ज्ञान थी वो आपके पास भी है और आपके पास जो पहले से थी वो भी है, तो 2-2 ज्ञान जो है वो हो जाएगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हो सकता है मैं अगर बताऊं तो आप मुझसे ज़्यादा तेज हो सकते हैं। अगला बात है आपको परसेंटेज प्रतिशत की। तो साधारण भिन्न अगर x बाई वाई में हो तो प्रतिशत के रूप में x इंटू 100 बाई वाई लिखा जाएगा। एक ही प्रकार की दो राशियाँ x और y में से x को y प्रतिशत के रूप में अगर लिखा जाए तो x इंटू 100 बाई वाई एवं y को x के रूप में लिखा जाए तो y इंटू 100 बाई x जो है वो लिखा जाएगा। अब अगला है आपका ये सब देखिए, ये सब इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ तक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अगर तुरंत जो है आप उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगला है x प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता और प्रतिशत का संकेत प्रतिशत हटा दिया जाता तो फिर किस प्रकार से बनेगा, तो इस प्रकार इस फॉर्मूला से। अगला है आपका x का y प्रतिशत की बात किया जाए तो x इंटू वाई बटा में 100 हो जाएगा। यदि x में a प्रतिशत की वृद्धि हो तो x का बढ़ा मान क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं x प्लस x इंटू ए बटा में 100। यदि x में a प्रतिशत की कमी हो जाए, यहाँ तो बढ़ा अब यहाँ पे कमा, तो x का घटा हुआ मान क्या हो जाएगी, तो x माइनस x इंटू ए बटा में 100, सब कुछ सेम ही है, प्लस माइनस का अंतर हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और फिर हानि। जैसे कि मान लीजिए अगर लाभ हो रहा है तो क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, जो सामान आपने जिस दाम पे खरीदा वो क्रय मूल्य, जिस दाम पे आपने उसको बेच दिया वो विक्रय मूल्य। जैसे मान लो आपने 3 रुपये में कोई चीज़ खरीदा, 5 रुपये में आपने बेच दिया, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट हो गया ना, लाभ हो गया। कितना रुपये का हो गया, 2 रुपये का। क्यों 2 रुपये का, जैसे देखिए 5 माइनस 3 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो इज इक्वल टू कितना होगा, लाभ हो जाएगा 2 रुपया। इसी प्रकार से हानि का फॉर्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है लाभ प्लस क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य पूछा जाए तो क्रय मूल्य माइनस हानि, अगर क्रय मूल्य पूछा जाए तो विक्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य बात किया जाए हानि प्लस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए अगर आपसे पूछा जाए या कहा जाए तो लाभ इंटू 100 बटा में क्रय मूल्य। अगर हानि प्रतिशत निकालने के लिए बोला जाए तो हानि इंटू 100 बटा में क्रय मूल्य। अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाए तो क्रय मूल्य ब्रैकेट 1 प्लस लाभ बटा 100, इससे आपको विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अगर आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए
तो विक्रय मूल्य बटा में 1 प्लस लाभ बटा में 100 ये हो जाएगा। विक्रय मूल्य पूछा जाए तो क्रय मूल्य ब्रैकेट 1 माइनस हानि बटा में 100 हो जाएगा। क्रय मूल्य पूछा जाए तो विक्रय मूल्य बटा में 1 माइनस हानि बट्टा 100। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, जो आपने साधारण ब्याज के नाम से सुना होगा, आपने इसे 8 क्लास या फिर 9 क्लास में जो है वो पढ़ा होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय बट्टा में दर, माफ़ कीजिएगा, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100, जिसको हम PTR के नाम से भी जानते हैं, और बट्टा में 100 कर देते हैं। अगर इसी में अगर आपको दर निकालना हो तो ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन इंटू समय। अगर समय निकालना हो तो ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन इंटू दर। अगर मूलधन निकालना हो तो ब्याज इंटू 100 बटा में समय इंटू दर। अगर आपसे मिश्रधन बोला जाए तो मिश्रधन प्लस ब्याज। अगर मूलधन निकालने के लिए बोला तो मूलधन इंटू 100 बटा में 100 प्लस इंटू में समय इंटू दर हो जाएगा। मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज होता है, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, और मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 100 प्लस समय इंटू दर बटा में 100 हो जाता है। वहीं पे हम बात कर ले चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन बिग ब्रैकेट, माफ़ कीजिएगा, हाँ ये बिग ब्रैकेट ही है, बिग ब्रैकेट इंटू स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस दर बट्टा 100 पावर में समय माइनस में 1, फिर बिग ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। वहीं पे मिश्रधन की अगर निकालने की बात करें तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू में 1 प्लस दर बट्टा 100 पावर में समय हो जाएगी। यहाँ पे कुछ आपकी चक्रवृद्धि ब्याज वाले जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे ये भी आप पढ़ लीजिएगा, उतना नहीं है फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं त्रिभुज, जिसे हम ट्रायंगल के लिए बोलते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब होता है ए भी आप लिख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर 3 इंटू भुजा होता है। यहाँ पे कुछ एक ट्रायंगल दी हुई है जिसमें प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का है। टोटल इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 6×18 180 डिग्री के। अब समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई √3/4 इंटू भुजा के माध्यम से आप इसको निकाल सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/4 a√4 b² माइनस a²। समबाहु त्रिभुज की परिमिति निकालना हो तो a+2b या फिर a+2c के माध्यम से निकाल सकते हैं। उसके पश्चात विषमबाहु त्रिभुज की परिमिति तीनों भुजाओं का योग ABC, जिसमें आपको ABC बट्टा में 2 आप अर्ध परिमाप के तौर पे आप इसको निकाल सकते हैं। 9th क्लास में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हीरोन सूत्र जिसको हम बोलते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √S इंटू S माइनस A माइनस B माइनस C, और S निकालने का फॉर्मूला ये है a+b+c बट्टा में 2। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 1/2 गुने आधार गुने लंब होता है, और समकोण त्रिभुज की परिमिति की बात करें तो लंब प्लस आधार प्लस कर्ण जो है वो हो जाती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की कर्ण की अगर आपसे बात की जाए तो √, लंब स्क्वायर प्लस आधार ये हो जाएगी। मैं आपको बता दूं ये जो है इसको हम आधार बोलते हैं, और ये जो है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और सी जो है इसको हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है, यह यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है, इसके तरीके से आप निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज में अगर आपसे लंब पूछे, लंब का मतलब अगर सी पूछे तो b² में b² माइनस में a² हो जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा। समकोण त्रिभुज के आधार पूछे तो कर्ण माइनस लंब ² में हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछे तो कर्ण स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा। यहीं पे कुछ ऐसा ही क्वेश्चन के ये जो है सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए और याद कर लीजिएगा। जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये सब दिए हुए इंपॉर्टेंट लाइन आप इसको पढ़ के याद कर लीजिएगा या अपनी नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। अगला है आपका आयत, जिसको हम रेक्टेंगल के नाम से भी जानते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत की परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण होता है √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये आपको आयत का एक डायग्राम जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और भी फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे है, आप इसको भी देख लीजिए। आगे हम बात कर लेते हैं स्क्वायर, जिसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग की क्षेत्रफल की अगर बात करें एक और, तो परिमिति अगर दिया हुआ है तो परिमिति स्क्वायर बट्टा में 16 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एक वर्ग का डायग्राम दिया हुआ है। वर्ग के प्रत्येक एंगल का जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री का होता है। वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर बट्टा में 2 होता है। वर्ग की परिमिति 4 इंटू 1 भुजा होता है। वर्ग की परिमिति होता है 4 इंटू √, क्षेत्रफल। वर्ग की परिमिति होता है विकर्ण इंटू 2 वर्ग की विकर्ण की बात करें तो भुजा इंटू √2 हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं
वर्ग का विकर्ण अगर आपसे पूछे तो 2 इंटू रूट अंडर में रूट अंडर 2 इंटू क्षेत्रफल भी जो है वो हो जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आप देखें तो यहाँ पे वर्ग का विकर्ण यहाँ लिखा हुआ है, वर्ग का विकर्ण यहाँ पे लिखा है। अब ये बात होती है जो दिया आपके पास क्या है, अगर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आप वो निकाल दो, अगर आपको भुजा दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, निकल जाएगा, दोनों फॉर्मूला से सेम ही आंसर निकलेगी। ठीक है, तो आगे इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट दिए हुए ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़िएगा तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं पढ़िएगा तो लॉस भी आप ही का होगा, मेरा कुछ नहीं। अगला है आपका घन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यू। ठीक है, घन की एक भुजा तो 3 रूट आयतन हो जाएगी, घन का विकर्ण रूट 3 इंटू एक भुजा हो जाएगी, घन की एक भुजा विकर्ण बटा रूट 3 हो जाएगा। घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल अगर बात करें तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा। इसके पश्चात यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है। आगे हम बात कर लेते हैं बेलन, जिसको हम लोग सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के वक्रतल या फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर बात किया तो 2 पाई आर एच। बेलन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल बात किया तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। दोनों सतहों की क्षेत्रफल बात करें तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये दोनों सतहों की बात किया है तो एक सतह ये वाली है, एक सतह ये वाली है, तो कहीं ना कहीं ये जो है वृत्त के तौर पे आती है। और आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। तो दोनों सतह में वृत्त है, इसलिए 2 इंटू पाई आर स्क्वायर जो है वो लिखा हुआ है। खोखले बेलन का आयतन अगर पूछे तो पाई एच इंटू R1 स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर। खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ अगर आपसे पूछा तो 2 पाई एच इंटू R1 प्लस R2 हो जाएगा। और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अगर आपसे पूछे तो 2 पाई एच इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको क्लास 10th में भी जो है वो यूज होती है। 5-6 नंबर का क्वेश्चन आपकी क्लास 10th में ये पूछी भी जाती है इस क्वेश्चन फार्मूले से। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कोण, जिसको हम लोग शंकु भी बोलते हैं। शंकु से भी है 10th में आपको 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आई होप कि आप इसे याद कर लीजिएगा। शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सभी फार्मूला जो है वो क्लास 10th में यूज होती है। मैं आपको बता दूं 6 के 6 फार्मूला यूज होती हैं। शंकु की ऊंचाई की बात करी जाए तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। शंकु के त्रिज्या की बात करें तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाती है। अब शंकु के छिन्नक की बात करें तो छिन्नक की भी आपको क्वेश्चन जो है वो क्लास 10th में देखने को मिलता है और कंपटीशन में तो देखने को मिलता ही मिलता है। तिर्यक ऊंचाई इज इक्वल टू होता है बड़े आर माइनस छोटे आर के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु के छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल की बात करें तो पाई एल इंटू बड़े आर प्लस छोटे आर। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करी जाए तो पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये हो जाएगी। और शंकु के छिन्नक का आयतन अगर आपसे पूछा जाए तो 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस जो है आर बड़ी आर इंटू छोटी आर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वृत्त। अभी हमने वृत्त की कुछ देर बात भी किया था। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर जो होती है वो त्रिज्या होती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक वृत्त है और वृत्त के एक भुजा से लेकर इस सिरे तक मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और वहीं पे अगर ये लाइन जो है इस लाइन को टच कर जाती है सेंटर बिंदु से होते हुए तो इसको हम लोग व्यास जो है वो बोलते हैं, जिसको हम लोग डी लिखते हैं और त्रिज्या को हम लोग रेडियस आर लिखते हैं। वृत्त की परिधि हमने ऊपर बात किया था 2 पाई आर होता है। व्यास इज इक्वल टू त्रिज्या इंटू 2 होता है और वहीं त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास बाई 2 होती है। अब ये कैसे होती है, जैसे देखिए अभी हमने बात किया त्रिज्या जो है सेंटर बिंदु से एक सिरा मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। अब एक सिरा से दूसरी सिरा जब मिलती है तो ये इससे दोगुना होगी कि नहीं होगी ना, तो क्या होगा डायमीटर को अगर हम हाफ कर दे तो त्रिज्या हो जाएगी, वही है त्रिज्या व्यास बाई 2। अर्धवृत्त की परिमिति अगर बात करें तो पाई प्लस 2 इंटू आर भी हो सकता है या पाई प्लस 2 डी बाई 2, जहाँ डी जो है वो व्यास है, हमने यहाँ पे डी बाय बात किया है। अर्धवृत्त की क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 पाई आर स्क्वायर या 1/8 पाई डी स्क्वायर। वलय का क्षेत्रफल बात करें तो पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर हो जाएगा। और वृत्त की त्रिज्या की बात करी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा में पाई हो जाएगा। पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 भी आप लिख सकते हैं या 3.14 भी लिख सकते हैं। क्लास 10th के बुक में मुझे लगता है 2 से 3 बार ही जो है 3.14 जो यूज होता है, अदरवाइज सब जगह 22/7 होता है। और ये 3.14 कहाँ लिखेंगे, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन होता है कि आप 3.14 लिख करके जो पाई का वैल्यू है क्वेश्चन सॉल्व करें। अगला है आपका
त्रिज्याखंड या फिर वृत्तखंड, इससे भी क्लास 10th में पूछी जाती है, कम से कम 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन पूछी जाती है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। थीटा का वैल्यू इसमें आपको दिया रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7 यूज़ करना है, आर का वैल्यू भी वहाँ पे दिया रहेगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो आर स्क्वायर बड़ी कोष्ट ब्रैकेट पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा जो है वो आपका ये हो जाएगा। वृत्तखंड के परिमिति अगर पूछे तो एल प्लस पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, जहाँ पे एल जो है वो जीवा की लंबाई होती है। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाता है 1/2 चाप की लंबाई इंटू में त्रिज्या हो जाएगी। चाप की लंबाई अगर आपसे निकालने के लिए पूछा जाए तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री होगा, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा का वैल्यू आपको वहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता है। त्रिज्याखंड की परिमाप अगर पूछा जाए तो पाई बट्टा 300 थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर प्लस 2 आर आप यूज कर सकते हैं, या फिर एल प्लस 2 आर भी यूज कर सकते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए, वृत्तखंड मतलब वृत्त के एक छोटे से भाग को, तो थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये भी फॉर्मूला जो है क्लास 10th में जो है वो यूज होती है, मुश्किल से 3 नंबर से 4 नंबर के क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा। और वृत्तखंड की परिमाप अगर आपसे पूछे तो बड़ी कोष्ट पाई बटा 360 डिग्री 2 पाई प्लस 2 आर साइन पाई बटा थीटा जो है वो थीटा बटा 2 जो इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं घनाभ की, जिसको हम लोग क्यूबिड बोलते हैं। तो घनाभ की फलक का आकार की बात करें तो आयताकार घनाभ में 6 सतह या फिर फलक जो हैं वो होती हैं, जैसे कि मान लो 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर और 5 ये वाली और 6 ये वाली, ठीक है। तो ये टोटल मिला के 6 वाली हो जाती है। अब घनाभ में 12 किनारे होते हैं, ये भी याद रखिएगा। घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, ये भी आप याद रखिए। जैसे 1 शीर्ष यहाँ, 2, 3, 4 और 4 नीचे। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का लंबाई होता है आयतन बट्टा में चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ की चौड़ाई इज इक्वल टू होता है आयतन बट्टे में लंबाई इंटू ऊंचाई, और घनाभ की ऊंचाई होता है आयतन बट्टे लंबाई इंटू चौड़ाई। अब घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होगा। घनाभ की विकर्ण पूछा जाए तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। खुले बक्स के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 2 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई हो जाएगी। और कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई जो है इसका हो जाएगा। और किसी कमरे में लगने वाली अधिकतम लंबाई को छड़ की अगर बात किया जाए तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं गोला, जिसे हम स्फीयर भी बोलते हैं। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब या 1/6 पाई डी क्यूब। गोले की त्रिज्या की बात की जाए तो 3√3/4 पाई इंटू गोले का आयतन, और गोले का व्यास क्यूब √6 इंटू गोले का आयतन बाई पाई। गोले के छिलके का आयतन अगर पूछा जाए छिलके का तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, मैंने बड़ी आर क्यूब माइनस छोटी आर क्यूब। गोले के संपूर्ण पृष्ठफल पाई आर स्क्वायर, और गोले का त्रिज्या संपूर्ण पृष्ठ बत्ता 4 पाई। गोले का व्यास संपूर्ण पृष्ठ बत्ता पाई रूट में। गोले के छिलके का आयतन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही रिपीटेड है। गोले की त्रिज्या जिसमें हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। अब अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का तल का पृष्ठ क्षेत्रफल जैसे कि 2 पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ तक मैंने जो है इंपॉर्टेंट फार्मूले जितने भी फार्मूले थे वो मैंने आपको लिखा। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन या कोई फार्मूला छूट गया होगा तो आप हमें कमेंट में बताइए कि ये फार्मूला यहाँ पे मिस कर दिए हुए हैं। तो वो फार्मूला जो है लेकर के हम अगले वीडियो में तब तक के लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अगर आपने वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जो है वो शेयर भी करें। कोई सुझाव हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी दें। थैंक यू सो मच।